तो बीते दिन ऑपरेशन सिंदूर के बीच में आईएमएफ का भी जिक्र हुआ, क्योंकि आईएमएफ ने एक बहुत बड़ा बेल आउट दिया, $1 बिलियन का, यानी कि लगभग 8500 करोड़ का बेल आउट दिया पाकिस्तान को। तो कुछ टर्म्स जैसे कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, नेगेटिव वोटिंग, भैया इंडिया ने अब्सटेन क्यों किया, है ना, और साथ के साथ और भी टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू आईएमएफ, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या होते हैं, कोटा सिस्टम क्या होता है। तो मुझे था कि एक वीडियो ही बना देते हैं जो कि होली सोली आईएमएफ के बारे में बात कर रहा है, और इस वक्त क्योंकि प्रीलिम्स भी पास में है तो आपकी मदद भी हो जाएगी कि प्रीलिम स्पेसिफिक आपको कुछ यहां पे बातें समझ आ जाएंगी, कुछ आपको कंटेंट कंज्यूम करने को मिलेगा, राइट। अब देखो पूरा हफ्ता, पिछला पूरा वीक वाज ऑफ कोर्स, अब एक हफ्ता हो चुका है ऑपरेशन सिंदूर को। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस सब के बीच में ध्यान लोगों का बहुत भटका है, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बच्चों का जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो बिल्कुल डिविएट हुआ है। वो होगा भी, बिकॉज इतना कुछ हमारे आमने सामने हो रहा था, इट्स नॉट दैट इजी टू स्टे फोकस। बट अब 10 दिन पड़े हैं, अब क्या करना है, अब 10 या 11 दिन पड़े हैं। अब ये 10-11 दिनों में अपने फोकस को फिर से वापस लेके आना है और तेज करना है, अपने फोकस को शार्प करना है, और ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि न्यूज में अभी भी आ रही हैं उन पे भी नजर डाल के रखनी है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और ये रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फैसिलिटी, ईईएफ और आरएसएफ, इसके बारे हम यहां पे बात करेंगे। बैकग्राउंड क्या है वो आपको मैंने बता दिया है। पाकिस्तान की हालत बहुत ही मंदी है, बहुत ही बुरी है। अब तो पाकिस्तान पे तरस भी नहीं आता है, ठीक है, इतनी बुरी हालत है वैसे पाकिस्तान की। पाकिस्तान पे तरस खा के भी क्या मिल जाना है बाय द वे। और पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स एज ऑफ अप्रैल 2025 महज $15 बिलियन थे। कितने? $15 बिलियन। अब ये $15 बिलियन तो मतलब इतना तो हम खर्चा ही कर देते हैं, 1-2 दिनों में इतना हमारा खर्चा हो जाता है। इतना खर्चा तो हमारा 15-20 बिलियन डॉलर्स तो खैर हम कह सकते हैं कि हफ्ते 10 दिन का हम इतना तेल ही मंगा लेते हैं, ऑयल मंगा लेते हैं। तो 2023 में पाकिस्तान को इंटरेस्टिंगली $3 बिलियन का इमरजेंसी पैकेज भी मिला था आईएमएफ के द्वारा, बिकॉज तभी भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी महंगाई की, इन्फ्लेशन की। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कोविड के बाद 30-35% से ज्यादा क्रॉस कर गई थी। तो ये 7वीं दफा है, ये 7th या 8th टाइम है इन द लास्ट 5 years के पाकिस्तान ने आईएमएफ के दरवाजे खटखटाए हैं और रोते रोते कटोरा अपने हाथ में लेके भाई हमको पैसे दे दो भीख मांगी है। तो पाकिस्तान का ये काम है, रोता रहेगा, कभी अमेरिका के सामने, कभी आईएमएफ के सामने। क्राई बेबी है पाकिस्तान। ऑलराइट, व्हाट इज द स्टैंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? देखो भारत सरकार ने एब्सटेन्ड किया फ्रॉम वोटिंग इन दिस मीटिंग। देखो भारत सरकार ने कहा कि देखो पाकिस्तान का बहुत पुअर ट्रैक रिकॉर्ड है, आप कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि पाकिस्तान आपको पैसे वापस देगा। दूसरी बात, आपको क्या पता कि ये पैसे पाकिस्तान ने सही मायने में डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए लगाने हैं या अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को एड्रेस करने में लगाने हैं। इंडिया ने ये कहा कि भैया ये इंश्योर करो कि ये जो पैसा है जो पाकिस्तान को आप दे रहे हो, ये आतंकवाद को स्पॉन्सर करने में नहीं या फिर चाइना का उधार पूरा करने में पैसा नहीं जा रहा है। इस बात को इंश्योर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज पाकिस्तान का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है एज अ स्टेट स्पॉन्सर टेरर। देखो अब तो हम सब ने देख लिया, अब तो टीवी चैनल्स पे हर जगह देख लिया कि भाई जैश-ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के जो आतंकवादी थे उनका जनाजा उठ रहा था, तो वहां पे बड़े बड़े जो कर्नल, जर्नैल, ब्रिगेडियर जो है पाकिस्तान की आर्मी के, वो वहां पे बैठे थे, रो रहे थे हाफिज सईद के साथ और जैश-ए मोहम्मद के हेड के साथ, मसूद अजहर के साथ। तो ये तो सबने देख लिया। तो देयरफॉर इंडिया ने कहा कि देखो ये तो गलत है, पाकिस्तान इस पैसों का दुरुपयोग करेगा। अब चक्कर यहां पे क्या है कि इंडिया ने एब्सटेन करा। तो बहुत सारे लोगों ने कहा और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, इंस्टाग्राम पे लोगों ने पोस्ट करना शुरू कर दिया, स्टोरीज डालनी शुरू कर दी कि यार एब्सटेन क्यों किया इंडिया ने नो वोट क्यों नहीं किया। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात समझनी है कि आईएमएफ में नेगेटिव वोटिंग का कंसेप्ट है नहीं, नेगेटिव वोटिंग का कंसेप्ट है नहीं, उसके बारे में समझते हैं। देखो अंडर द आईएमएफ प्रोसीजर्स बाकी इंस्टीट्यूशंस में है, जैसे कि यूएन में है, मतलब वीटो पावर होती है। यहां पे यूएन में चलो हर किसी के पास इक्वल वोट है, यूएन में 193 मेंबर हैं, यूएन में 193 मेंबर हैं, हर किसी के पास इक्वल वोट आ जाता है। लेकिन यहां पे हर किसी के पास इक्वल वोट नहीं है। और दूसरी बात, यहां पे नेगेटिव वोटिंग का पैटर्न ही नहीं है। वैसे आपको बताऊं, वोटिंग पावर आईएमएफ में ना वो थोड़ी बायस्ड है टुवर्ड्स दोज कंट्रीज जो कि स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज है, तो जिनकी हैसियत थोड़ी ज्यादा है, जैसे अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, उनके पास वोटिंग राइट ज्यादा है एज कंपेयर टू समबडी लाइक इंडिया जिसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है, बट हमारे पास वोटिंग पावर और हमारे पास जो कोटाज हैं वो कम है एज कंपेयर टू द एडवांस्ड इकोनॉमीज। तो मेंबर कंट्रीज जो हैं आईएमएफ में, या तो वो वोट करेंगे इन फेवर ऑफ अ प्रपोजल या फिर वो एब्सटेन करेंगे, यानी कि नो वोट करना, नेगेटिव वोटिंग करना एक ऑप्शन ही नहीं है आईएमएफ में। ऑलराइट, और
हमने अब्सटेन किया कि देखो अब इसमें हम ये तो नहीं हम कहने वाले थे कि हाँ पाकिस्तान को पैसे दो, भर के पैसे दो, ये तो हमने यस तो करना नहीं था, हमने अब्सटेन किया। तो इंडिया ने, भारत ने ऑफिशियली रजिस्टर करा अपना डिसअप्रूवल। देखो हम आपके वोटिंग जो प्रोसीजर्स हैं, उसके वोटिंग प्रोसीजर्स की मान मर्यादा का पूरा ख्याल रखते हुए हम लेकिन आपके इस प्रपोजल से अब्सटेन कर रहे हैं। इससे देखो एक बात क्या हुई कि इंडिया की जो इमेज है, इंडिया की इमेज भी मेंटेन रही कि इंडिया ने आईएमएफ के प्रोसीजर्स को, आईएमएफ के प्रोविजंस को वायलेट नहीं किया। बिकॉज देखो अब हमने अपना ट्रैक रिकॉर्ड डिप्लोमेटिकली भी तो सही रखना है ना। अब हमने ये भी नहीं, हम ये भी नहीं चाहते कि हम इस चक्कर में आके अपनी इमेज को और अपनी क्रेडिबिलिटी को स्टेक पे डाल दें, हम वो भी नहीं कर सकते हैं। अब रूल्स अलाउ करते हैं दैट ईदर एनी ऑफ द 25 डायरेक्टर्स, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं आईएमएफ के, उसके बारे में भी बात करेंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एक होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये दोनों बॉडीज के बारे में अभी 2 मिनट में बात करेंगे। सभी कुछ अभी समझ लो, आईएमएफ से रिलेटेड जो भी बातें अभी समझ लो। हाँ, मुझे ना कमेंट सेक्शन में आपने 2 रिपोर्ट्स के बारे में बताना है, 2 रिपोर्ट्स जो कि आईएमएफ के द्वारा पब्लिश करी जाती है 6th मिनट इनटू द वीडियो। और ये आपको मैंने क्वेश्चन पूछा है, लेट्स सी कि आप कितना अटेंटिवली यहां तक बैठे हैं। आपको तो शौक है 8 सेकंड की रील लेके गायब होने का, लेट्स सी कि यहां पे कितना सीरियसली आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ऑलराइट, सो आपने ये बताना है कमेंट सेक्शन में कौन सी वो 2 रिपोर्ट्स हैं जो कि आईएमएफ के द्वारा पब्लिश करी जाती हैं। अब रूल्स क्या कहते हैं दैट ईदर एनी ऑफ द 25 डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का एक वो होता है जो रिप्रेजेंट करते हैं मेंबर कंट्रीज को या ग्रुप ऑफ कंट्रीज को, वो या तो वोट करेंगे इन फेवर ऑफ अ प्रपोजल या वो एब्सटेन करेंगे ये दिखाने के लिए कि हम डिसअप्रूव कर रहे हैं जो प्रपोजल आईएमएफ के सामने आया है। और आईएमएफ में ना क्या होता है कि कंसेंसस बेस्ड मॉडल है, यानी कि जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं जैसे कि अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं, चाइना है, या अगर हम इंडिया की भी बात करें तो वो प्रेफर करते हैं ब्रॉड बेस्ड एग्रीमेंट रादर देन कन्फ्रंटिंग विद ईच अदर। ऑलराइट, तो जो कंसेंसस बेस्ड अप्रोच है ना, सबका साथ लेके चलने वाली जो अप्रोच है, कंसेंसस बेस्ड अप्रोच ऑफ द आईएमएफ मींस कि यहां पे नेगेटिव वोटिंग यानी कि हॉस्टाइल वोटिंग बहुत रेयर है, कि हमने सबका कंसेंसस लेके चलना है। या तो सब हाँ मिलाएंगे, सब ना नहीं मिला सकते हैं। अब अगेन आईएमएफ रिफॉर्म्स की भी बात आती है, चलो इसके बारे हम कभी मेंस का जब पेपर होगा, मेंस का जब हम वीडियोस निकालेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आईएमएफ में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स क्या है, आईएमएफ में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स क्या हैं और आईएमएफ में वोटिंग रिफॉर्म्स कैसे लेके आने चाहिए, वो एक और बात आ जाती है। लेकिन कंसेंसस बेस्ड अप्रोच आईएमएफ का ये कहता है कि यार आपको या तो सबको हाँ में हाँ मिलानी है, या आप ना नहीं कह सकते हो, आप ठीक है आप एब्सटेन कर सकते हो कि भैया मैं इस प्रपोजल के लिए वोट नहीं करूंगा, मतलब मैं इस प्रपोजल को अगर नहीं स्वीकार करता हूं तो आई विल एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रपोजल। ऑलराइट, और अगर आप, अब देखिए आईएमएफ का एक बहुत अजीब कानून है कि अगर आप यहां पे नेगेटिव वोटिंग में इंडल्ज होते हैं, नो वोटिंग में इंडल्ज होते हैं, तो आपको डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेट किया जा सकता है, एंड देयरफॉर ये आपकी इंटरनेशनल इमेज को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छा, अगर इंडिया नो वोट कर देता, ठीक है, अगर इंडिया नो वोट कर देता, चलो हाइपोथेटिकली मान लो कि नो वोटिंग होता, नेगेटिव वोटिंग होता, तो भी इंडिया रोक नहीं पाता जो लोन पाकिस्तान को जाना था। व्हाई? बिकॉज जो बाकी देश है, अमेरिका है, अमेरिका का जो स्टेक है आईएमएफ में इंडिया से तो बहुत ज्यादा है, 16.5% स्टेक है अमेरिका का आईएमएफ पे। यूरोपियन यूनियन का कलेक्टिवली 25 to 30% स्टेक है। इंडिया का कितना स्टेक है? अराउंड अबाउट 2.5-2.7%। तो इंडिया का स्टेक बहुत कम है। तो इंडिया अगर नो भी वोट करता तो भी पॉसिबल नहीं होना था ना, बिकॉज जिनके पास ज्यादा वोटिंग राइट्स है, जिनके पास ज्यादा कोटाज हैं, वो तो इस प्रपोजल के फेवर में ही वोट कर रहे थे, ठीक है। तो लेकिन इंडिया अगर वोट ना भी कर देता, नो में भी वोट कर देता, नेगेटिव वोटिंग भी अगर अलाउड होती और इंडिया कर देता, तो लोन फिर भी पाकिस्तान को मिलना ही था। अब आईएमएफ के बारे में थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। 1945 में आईएमएफ बना था। आईएमएफ और आपका जो वर्ल्ड बैंक है, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन जिनको कहते हैं, ये 1945 में बने थे। मकसद क्या था? सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल ऑफ इट्स 191 मेंबर कंट्रीज। देखो अब आईएमएफ का रोल क्या है? आईएमएफ का रोल आता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज को सपोर्ट करना, और सबसे जरूरी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर हम प्रमोट करेंगे, अगर आईएमएफ कहता है अगर उसको आप मेंटेन करके रखेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, तो जॉब क्रिएशन होगा, आपकी इकोनॉमिक वेलबींग होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब मिशन क्या है आईएमएफ का? 3 इंपॉर्टेंट मिशन है आईएमएफ के। नंबर 1, इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। नंबर 2, टू इंकरेज एंड एक्सपैंड द ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड। एंड लास्टली, डिस्करेजिंग पॉलिसीज जो कि ओवरऑल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत
हानिकारक हो सकती हैं, जो हार्मफुल हो सकती हैं। अब आईएमएफ वर्सेस डेवलपमेंट बैंक्स की बात करते हैं। आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है या आपका हम अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, अब क्या फर्क है आईएमएफ का विज़ावी डेवलपमेंट बैंक्स? या आपका एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो कि ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया, ब्रिक्स बैंक कहते हैं। देखो डेवलपमेंट बैंक्स क्या करते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स आपको पैसा देते हैं कि आपने कोई हाईवे बनाना है, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आपने कोई लार्ज स्केल प्रोजेक्ट बनाना है, आपने हाईवेज बनाने हैं, उसके लिए करोड़ों का आपको पैसा चाहिए, लाखों करोड़ों में पैसा चाहिए। तो जो डेवलपमेंट बैंक्स है वो आपको स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेंस देते हैं। लेकिन आईएमएफ क्या करता है, आईएमएफ आपको स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे नहीं देता है। देखो आपकी अगर अभी शॉर्ट टर्म बेसिस पे या अगर मतलब अभी फिलहाल के लिए अगर आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है दैट हैज टेकन अ टॉस, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया है, आपके देश में अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो थोड़ी कमजोर है अभी, और आपको अभी थोड़ा टाइम चाहिए, आपको थोड़ा टाइम चाहिए ऐसी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में जो पॉलिसीज आपकी इकोनॉमी को पटरी पे लेके आ सके। तो जो इन बिटवीन का टाइम है ना, इन बिटवीन का टाइम है, तो आपने क्या किया, आपने थोड़ी सी मदद आईएमएफ से ले ली। मतलब छोटी सी बात समझो कि जैसे मान लो कि आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं, लेकिन किसी कारणवश आपको ना 1 महीने की सैलरी थोड़ी डिले हो जाती है, तो आपको लेकिन पैसा तो चाहिए, आपको थोड़ा खर्चा तो निकालना है, आपको अपना किराया देना है, रेंट देना है, व्हाटएवर बिल्स देने हैं। तो मे बी आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। आप अपनी पेरेंट्स की हेल्प लेंगे कि पापा मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए मुझे आप इतने पैसे दे दीजिए, मुझे अपना किराया देना है। लेकिन अगर मान लो कि आपने गाड़ी लेनी है, आपने गाड़ी फाइनेंस करानी है, और आप अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करना चाहते हैं, मतलब आपके पेरेंट्स कहते हैं कि भाई मैं आपको गाड़ी लेने के पैसे तो नहीं दूंगा, गाड़ी लेनी है तो फाइनेंस करवा लो, बैंक से जाके फाइनेंस करा लो, तो बैंक आपको वो गाड़ी लेने के फाइनेंस के पैसे दे रहा है, ठीक है। लेकिन आपका जो शॉर्ट टर्म थोड़ा सा भी हाथ बिगड़ा है, जो आपका अभी सैलरी नहीं आई है, थोड़ा वोलेटिलिटी है, खर्चे हैं आपके, तो फॉर द टाइमिंग आपने पेरेंट्स से पैसे ले लिए। वो आईएमएफ भी यही काम करता है कि आईएमएफ थोड़े टाइम के लिए आपको पैसे देते ताकि आपको ब्रीदिंग रूम मिले, आपको ब्रीदिंग रूम मिले कि भैया जितने टाइम आपको अभी मैंने लोन दे दिया, अब इस पैसे का इस्तेमाल करो आप। ये नहीं कि आपने इस पैसे को उड़ा देना है या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे लगाना है, लेकिन अब आपको मैंने ब्रीदिंग रूम दे दिया कि आपको अब टाइम है, जो आपने पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है, जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करके आपको लगता है कि आपकी इकोनॉमी पटरी पे आ सकती है, अब आपको टाइम मिल गया है, ठीक है। ऑल्सो आईएमएफ प्रोवाइड करता है प्रिकॉशनरी फाइनेंसिंग, ताकि आगे जो आपका क्राइसिस है वो और एस्केलेट ना हो। अच्छा, बोर्ड ऑफ गवर्नर की बात करते हैं, तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है आईएमएफ की वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। साल में एक बार तो मीटिंग होती ही होती है। अब इसमें एक गवर्नर होता है, एक ऑल्टरनेट गवर्नर होता है हर एक मेंबर कंट्री का, ठीक। गवर्नर जो है दैट इज अपॉइंटेड बाय द मेंबर कंट्री, और यूजुअली जो गवर्नर होता है वो या तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस होता है या गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक होता है। जितनी भी पावर्स हैं आईएमएफ की वो सारी की सारी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ही दे दी जाती हैं, वेस्टेड होती हैं। अच्छा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आगे कुछ पावर्स डेलीगेट करता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड को, तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, ये पावर्स डेलीगेट करता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड को। अब ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क हैं डे टू डे बेसिस पे जो कि कैरी आउट करता है, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो रिजर्व्ड पावर्स की हम बात करें, वो रिजर्व्ड पावर्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास ही रिटेन रहती है। जैसे कि अब आप पूछेंगे सर क्या होता है, जैसे कि अब कोई नए मेंबर को ऐड करना, या किसी मेंबर को आईएमएफ में से निकालना, किसी मेंबर को आईएमएफ में ऐड करना, या फॉर एग्जांपल किसी कंट्री के एसडीआर्स को बढ़ाना, या वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना, या कोटा सिस्टम को थोड़ा फेरबदल करना, तो ये जो सारा काम है ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही करेंगे। लेकिन जो बाकी एग्जीक्यूटिव टास्क हैं या जो डे टू डे टास्क हैं वो काम एग्जीक्यूटिव बोर्ड का है। तो जो सुप्रीम बहुत इंपॉर्टेंट फैसले हैं आईएमएफ के, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही तय करते हैं, ठीक है। अब पैसा कहां से आता है आईएमएफ को, अब ये बात हम समझ लेते हैं। देखो मेंबर कोटास होते हैं, मेंबर्स का हर एक का अपना कोटा सिस्टम होता है, हर एक मेंबर्स के अपने अपने कोटास एलोकेटेड होते हैं। कौन तय करता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तय करता है। देन आईएमएफ पैसा उठाता है मल्टीलेटरल और बायलेटरल बोरिंग अग्रीमेंट से भी। अब कोटास जो है वो आईएमएफ का मेन सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, जहां पे हर एक मेंबर, जो आईएमएफ का हर एक मेंबर जो है उसको एक पर्टिकुलर कोटा असाइन किया गया है। अब वो कोटा असाइन किया जाता है कि आपकी हैसियत कितनी है, वर्ल्ड इकोनॉमी में आपकी हैसियत कितनी है, आपकी पोजीशन कैसी है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज, एडवांस इकोनॉमीज, उनका जो कोटास होगा वो ज्यादा होगा। वीकर इकोनॉमीज या जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं जो ज्यादा एडवांस नहीं है, उनका जो कोटा परसेंटेज होगा वो कम होगा, वोटिंग राइट्स कम होंगे। नाउ एज पर द आईएमएफ, एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं आईएमएफ के कंडक्ट करने में। इसमें 25 डायरेक्टर्स आते हैं,
25 डायरेक्टर्स आते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, जिनको इलेक्ट किया जाता है किनके द्वारा, मेंबर कंट्रीज और बाय द ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज। और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन सर्व करता है। ठीक है, बोर्ड की यूजुअली मीटिंग हफ्ते में होती रहती है, 2-3 बार होती रहती है, और इसका जो काम है वो डेली चलता रहता है। इसका काम कैरी आउट करने के लिए डेडिकेटेडली आईएमएफ का एक मैनेजमेंट और स्टाफ होता है। अब आईएमएफ बेलआउट की बात करें, जनरल सेंस में बेलआउट का मतलब क्या होता है कि आपने सपोर्ट एक्सटेंड करी है किसी एंटिटी को जो कि अभी बैंकरप्सी के कगार में है, जो कि कंगाल हो चुका है। ठीक है, और जो कंट्रीज आईएमएफ से बेलआउट सीक कर रहे हैं, आईएमएफ से मदद ले रहे हैं, वो अभी बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहे हैं। करेंसी क्राइसिस हो सकता है, डेट क्राइसिस हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, आपके मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी हो सकती हैं जिसके कारण आप क्राइसिस में जा रहे हैं, आपकी डेट ऑब्लिगेशन बहुत हो सकती है, आपका जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो डिप्लीट कर गए हैं। अब याद होगा आपको 1991 में हम भी गए थे आईएमएफ के पास, लेकिन हम इस करके थोड़ी गए थे कि हमने पैसे आतंकवादियों को देने थे। हमारा काम इस करके थोड़ी था आईएमएफ में जाने का, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के चलते हमारे पास 2 हफ्ते से भी कम के, मतलब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे, हमारा इंपोर्ट कवर वाज नॉट इवन सफिशिएंट फॉर 2 वीक्स कि हम ऑयल सप्लाईज को इंपोर्ट कर सके। अब हमने आईएमएफ से पैसे मांगे थे, लेकिन बदले में आईएमएफ ने बहुत सारी कंडीशंस हम पे लगाई थी। अब फॉर एग्जांपल हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स हैं, ये जो एलपीजी एरा है, ये बात तो सही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह लेके आए, लेकिन ये कंडीशंस जो आई थी एलपीजी की, दीज वर इम्पोज्ड बाय द आईएमएफ कि मैं आपको पैसे दे रहा हूं, लेकिन आपको भी बेल आउट मिल रहा है क्योंकि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रहा है, लेकिन बदले में आपको यह इंश्योर करना पड़ेगा कि आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना पड़ेगा। तो कुछ कारण हो सकते हैं जिस कारणवश आपकी इकोनॉमी इस कगार पे पहुंच चुकी है कि आपको बेल आउट की जरूरत है। अब रीजंस क्या हो सकते हैं क्राइसिस के? आपकी फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसीज बहुत इनअप्रोप्रिएट है, जिसके चलते आपके या तो लार्ज करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहे हैं, पब्लिक डेब्ट आपके लेवल्स बहुत हाई हैं। अच्छा, या एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है एट एन इनअप्रोप्रिएट लेवल, व्हिच मींस आपका एक्सचेंज रेट आपने ऐसा फिक्स किया हुआ है कि आप मार्केट के साथ लिंक नहीं कर रहे हैं, ये सोच के कि आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, बट एक्चुअल में वो आपको बैकफायर कर रहा है। और इसके कारण आपके रिजर्व्स की पोजीशन, फॉरेक्स रिजर्व्स की पोजीशन भी कम हो रही है, वीक हो रही है, और आपका फाइनेंशियल सिस्टम भी वीक बन रहा है। देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, वीक इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। पाकिस्तान में तो ये तीनों ही चीजें हैं, पाकिस्तान में तो तीनों ही चीजें, जिसके कारण एक परफेक्ट कॉकटेल है ऑफ क्राइसिस हैपनिंग इन पाकिस्तान। अब आईएमएफ पैसे लेंड करता है टू द इकोनॉमीज जो कि मुश्किल में है इन द फॉर्म ऑफ एसडीआरस। एसडीआर क्या है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट। स्पेशल ड्रॉइंग राइट ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, ये करेंसी नहीं है बल्कि इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। और एसडीआर बेसिकली कंप्राइज करता है बास्केट ऑफ 5 करेंसीज: यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड। अब ये जो चाइनीज युआन है ये 2016 में बास्केट ऑफ करेंसीज में ऐड हुआ है जो कि एसडीआर को डिराइव करता है। ठीक है जी। अभी कुछ प्रोग्राम्स हैं बाय द आईएमएफ, जैसे कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फैसिलिटी, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। लेकिन न्यूज में कौन से थे? न्यूज में हमने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फैसिलिटी के बारे में पढ़ा। ओके, कंडीशंस एप्लीकेबल टू द आईएमएफ बेल आउट। नाउ अमंग्स द कंडीशंस लेड डाउन, अब कंडीशंस होते हैं, आईएमएफ कहता है कि आपको मैं लोन दे रहा हूं, बेल आउट कर रहा हूं, लेकिन इसमें कंडीशंस भी लगाऊंगा, इसमें कंडीशंस इंपोज करूंगा कि आपको अपने टैक्स रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे, आपको अपने फिस्कल पॉलिसीज को और ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा, आपको अपने पब्लिक सेक्टर एंटिटीज को रिफॉर्म करना पड़ेगा, अननेसेसरी हर एक जगह में सरकार को नहीं इन्वॉल्व होना है, अपना जो स्टेक है, जो गवर्नमेंट स्टेक है वो डाइल्यूट करना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा। All right, and then also not only in the fiscal side but also on the monetary side कि आपको मॉनेटरी पॉलिसीज में भी सुधार लेके आना पड़ेगा, और आपको थोड़ी फिस्कल प्रूडेंस के साथ आपने अपनी पॉलिसीज एग्जीक्यूट करनी है, और देख के आपने बोरोइंग करनी है। आप बहुत ज्यादा बोरो कर रहे हो, अपने डेट को सर्विस करने के लिए आपको वो बोरोइंग को भी रोकना पड़ेगा। सो आईएमएफ आपको पैसे देता है, लेकिन कंडीशंस लगाता है कि किस कंडीशंस में आपको पैसे मिल रहे हैं। अब एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, एक्सटेंड EFF, ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज है जो कि आईएमएफ के द्वारा दिया जाता है उन देशों को जो कि मीडियम टर्म, जो कि बहुत ज्यादा सीरियस मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल वीकनेसेस व्हिच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एड्रेस। और क्योंकि बिकॉज अभी आप मीडियम टर्म क्राइसिस फेस कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, उनको सुधारने में और करेक्ट करने में आपको टाइम लगेगा,
तो एज अ ब्रीदर उस टाइम के दौरान जो आपको पैसे की जरूरत होगी वो इन द फॉर्म ऑफ लोन आपको आईएमएफ देगा, और इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तो ये जो असिस्टेंस है अंडर द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये इन द फॉर्म ऑफ लोन है जिसको वापस करना है। ये कोई ग्रांट या कोई एड नहीं है, ये कोई पैसे फ्री में नहीं दिए हैं, कोई ग्रांट के तौर पे, एड के तौर पे नहीं दिए कि चलो आप अभी प्रॉब्लम में हो, क्राइसिस में हो तो आपको हम अभी पैसे देते थे, नहीं। ये एक तरह से आपको लोन दिया गया है जो कि आपको वापस करना है। अब ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है ये ये ऑफर करता है कि भाई आपका जो लोन, जो रीपेमेंट पीरियड है, ये नहीं कि आपको आज लोन दिया तो आपने 1 महीने के बाद देना है, 2 महीने के बाद देना है। आपका जो लोन रीपेमेंट पीरियड है वो काफी लंबा है, तो आप अपना अकॉर्डिंगली लोन वापस दे सकते हैं। आपका लोन रीपेमेंट पीरियड काफी लंबा है, काफी बड़ा है ना। उसके बाद बात करते हैं रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फैसिलिटी की। अब ये जो टूल है ना, ये टूल शुरू किया गया था कोविड के बाद। अब इसमें क्या है, देखो EFF में मीडियम टर्म जो अगर वोलेटिलिटी है या मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वहां पे, लेकिन RSF रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फैसिलिटी, यहां पे अगर किसी इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चैलेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ इश्यूज जो कि टेक्निकली सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, बट इट कुड ऑल्सो बी कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और कुड ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, जैसे पैंडेमिक आया था, और कुड बी सम अदर रीजन के नेचुरल डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ ऐसा रीजन विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इमेजिनेशन, विच इज समथिंग विच इज नॉट प्योरली dependent upon the structural issues of the economy. So therefore इस particular situation को address करने के लिए resilience and sustainable facility as a tool create किया गया है कि भाई इस tool के चलते आपको पैसे दिए जाएंगे, क्रेडिट दिया जाएगा, और ताकि आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हार्म ना हो। बेशक आप कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया या पैंडेमिक आ गया, लेकिन उसके चलते आपकी जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो खराब ना हो, उसकी दुर्गति ना हो, तो इस करके आपको हम पैसे दे रहे हैं अंडर द रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फैसिलिटी। अब ये फैसिलिटी के चलते लॉन्ग टर्म लो इंटरेस्ट लोन्स दिए जाते हैं स्पेसिफिकली टू वल्नरेबल कंट्रीज। अब फॉर एग्जांपल आपकी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं, मैं अगर बात करूं तुवालू, वनुआतू, जो कि साउथ पैसिफिक ओशन में आती हैं। अब वहां पे क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज सी लेवल जो है वो राइज करेगा। आर्कटिक और अंटार्कटिक आइस में जो कैप्स है वो अगर मेल्ट करेंगी तो वहां पे सी लेवल राइज करेगा। यानी कि जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं या कंट्रीज ज्योग्राफिकली ऐसी लोकेशन पे लाई करती हैं जहां पे वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है या जहां पे क्लाइमेट रेजिलियंस बहुत कम है, ठीक है, तो उन देशों को ये फैसिलिटी दी जाती है ताकि वो अपनी क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ा सके, राइट। जैसे मान लीजिए कि अगर आप ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं और आपके यहाँ पे ड्रॉट्स बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपको अपनी क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ाना पड़ेगा, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो देयरफॉर आप अकॉर्डिंगली आपने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, फ्लड कंट्रोल में, ग्रीन इंफ्रा में, तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करने के लिए पैसों की जरूरत है, तो अंडर दी RSF फैसिलिटी आपको वो पैसे दिए जाएंगे। या अगर आपने अपने हेल्थ केयर सिस्टम्स को रिवर्स बनाना है ताकि आने वाले समय में अगर कोई और बहुत बड़े लेवल की बीमारी आती है, पैंडेमिक आता है, तो आप अपने लोगों को बचा सके, इंसुलेट कर सके। या अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो वल्नरेबल कंट्रीज, जो कंट्रीज बहुत वल्नरेबल हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस, मेडिकल क्राइसिस या कोई एनवायरमेंटल क्राइसिस हो जाता है, उसके कारण उनकी पूरी इकोनॉमी बिखर सकती है, तो ऐसे कंट्रीज को आइडेंटिफाई करके अंडर दिस RSF फैसिलिटी के चलते लोन दिया जाता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म लो रेट इंटरेस्ट लोन्स होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में आप यहां पे पढ़ भी लेना। बाकी दोस्तों आपको इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं बिफोर आई लीव एंड एंड द सेशन, हमारा जो बैच 2 है ना, बैच 2 है जो 2 बच्चों के लिए जो 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो फाउंडेशन बैच जो है ना उसकी नींव हमने रख दी है और 19 मई से ये क्लासेस शुरू हो रही है, 19 मई से। इसके प्राइसेस भी बहुत मैसिवली हमने ड्रॉप कर दिए हैं, 26,999 के ये प्राइसेस हैं और अभी 20% ऑफ भी चल रहा है। अगर आप बुद्ध पूर्णिमा का जो कोड लगा था अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऑफ भी मिल सकता है। टोल फ्री नंबर पे कॉल करना, हमारे यहाँ पे डिस्काउंट्स चलते रहते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, 1 साल की प्राइस है। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं बाय ऑल दी फैकल्टीज जो कि अपने अपने सब्जेक्ट्स में बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और फैकल्टी के द्वारा ही कंटेंट मिल रहा है, फैकल्टी के द्वारा ही आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, फैकल्टी के द्वारा, चाहे वो प्रीलिम्स हैं, मेंस हैं, सारे के सारे टेस्ट फैकल्टी खुद ही बना रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप है फैकल्टी के साथ, यानी कि आपको इजी एक्सेस है टू द फैकल्टीज। ऐसे कंटेंट वीडियोस भी हैं और इवैल्यूएशन भी आपको मिल रहा है, ऐसे मैं ही पढ़ाता हूं, और मेंस आंसर राइटिंग और इवैल्यूएशन भी यहां पे मिल रहा है। तो आई थिंक दिस कॉस्ट इज प्रीटी जस्टिफाइड कंसिडरिंग इतने सारे फीचर्स आपको इस कॉस्ट में मिल रहे हैं। चलिए मिलते हैं जी बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।